नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में 13 निर्भय हॉस्टल बनाने की मंजूरी ये मिली है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है। 13 निर्भय हॉस्टल ये बनाए जाएंगे और केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से इस पर मुहर भी लगी है। सीएम धामी ने केंद्र का आभार जताया है। तो निर्भय हॉस्टल बनाने की लगातार ये मांग की जा रही थी, जिसके बाद फाइनली मोहर इस पर लगी है। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। उत्तराखंड में अब ये हॉस्टल बनाए जाएंगे, निर्भया हॉस्टल। 13 निर्भया हॉस्टल बनाने की मंजूरी ये मिल चुकी है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र का आभार भी प्रकट किया है। और वे डोईवाला में प्रस्तावित एरो सिटी को लेकर न केवल विपक्ष बल्कि किसान यूनियन भी इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। पहले जहां विपक्ष एरो सिटी को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर नजर आ रहा था, वहीं अब किसानों का विरोध इस पर शुरू हो गया है। और इस मामले पर सीएम धामी ने कहा कि अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो पहले किसानों से बातचीत होगी। फिलहाल एरो सिटी का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसानों की जमीन अधिग्रहण करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। किसानों को सिर्फ भड़काया जा रहा है। देखिए, इस मामले में हमने सभी से कहा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से एरो सिटी जैसा अभी कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं गया है। और हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करेंगे, कोई भी विकास का काम करेंगे, तो उस क्षेत्र के जो किसान हैं, जिनकी भूमि पर वो बनना है या आगे के प्रस्ताव जाने हैं, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी हम कोई प्रस्ताव आगे बढ़ाने वाले नहीं है। मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि उनको किसी संदेह में, किसी चिंता में आने की आवश्यकता नहीं है। उनसे बात किए बिना, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं और नहीं बनेगा तो उनकी सहमति से नहीं बनेगा। अगर कोई इस प्रस्ताव पर आगे कोई बात होगी तो भी उन्हीं की सहमति से वो आगे बढ़ने वाला है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मुकाबला करने के लिए बने 26 विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखने का मुद्दा अब गर्मा गया है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को देश के संविधान से इंडिया शब्द हटाए जाने की मांग उठाई। और उच्च सदन में बीजेपी के सदस्य नरेश बंसल ने विशेष उल्लेख इसके जरिए एक मांग भी की है और इंडिया नाम का औपनिवेशिक प्रतीक का दास्ता की बेड़ी इसको करार दिया है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान गृहमंत्री अमित शाह से सीएम धामी की यूसीसी के मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचने के बाद सीएम धामी का कहना है कि यूसीसी पर कमेटी काम कर रही है और जल्दी कमेटी का ड्राफ्ट सरकार को यह मिल जाएगा। और जैसे ड्राफ्ट सरकार को आगे मिलेगा, उसे आगे बढ़ाने का काम इस पर किया जाएगा और यूसीसी को लागू किया जाएगा। इसको जब इसके लिए कमेटी बनाई थी उस दिन, सबसे पहले दिन मैंने कहा था कि हम उत्तराखंड में इसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और उसके पीछे हमने ये बातें कही थी कि उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, देश के अंदर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और हम दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ भी हमारा प्रदेश है। हम उत्तराखंड में इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है कि वह भी अपने यहाँ इसको लागू करें। और वे हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने की सोच रहे पूर्व सीएम नेता हरीश रावत इस प्रयास में है कि उन्हें साधु संतों का आशीर्वाद मिल जाए, इसलिए वो लगातार साधु संतों से मिल भी रहे हैं। इस दौरान हरीश रावत ने शंकराचार्य राजराजेश्वर से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। जगत गुरु राजराजेश्वर संघ बीजेपी नेताओं के करीबी माने जाते हैं। बीजेपी और संघ का शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो उत्तराखंड पहुंचा हो और हरिद्वार कनखल स्थित जगत गुरु से मिलने उनके आश्रम ना पहुंचा हो। गंभीर रूप से चिंतित हूँ, मनसा देवी भी और चंडी देवी भी। और जिस समय मैं यहाँ का सांसद था उस समय मैंने 2 प्रोजेक्ट इनिशिएट करवाए थे और भारत सरकार की तरफ से इसका अध्ययन भी हुआ था। और उसके बाद भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने इसके संरक्षण की एक योजना बनाने के लिए राज्य सरकार को कहा था। तब तक मैं यहाँ मुख्यमंत्री बन करके आया तो मैंने राज्य सरकार की तरफ से वो प्रोजेक्ट भी भेजा था और राज्य सरकार की तरफ से इस परियोजना के लिए जो
कुछ धनराशि भी हमने आवंटित की थी, लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन के साथ भाजपा के एजेंडे से चंडी देवी की और मां मनसा देवी के जो स्थल है, उस स्थल के संरक्षण का और जो भूशरण है उसको रोकने का और उपचार की जो योजना थी वो खटाई में डाल दी गई। और विधानसभा बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। पिछले दिनों कुमाऊं दौरे पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और धन सिंह रावत जहां एक तरफ बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के ललित फरसवाण का कहना है कि बीजेपी के लोग खुद ही मियां मिट्ठू बनकर घूम रहे हैं। गांव को जोड़ने वाली सड़कें पूरी तरह से खुद भी नहीं पाई हैं। यहाँ पर जीत रहे हैं तो ये अपने मियां मिट्ठू बनने की बात है, अपनी पीठ खुद थपथपाई जा रही कि भाई हमने कर रखे। हम पूछेंगे ना जनता से, इन 15 सालों के अंतर्गत माननीय चंदन राम दास जी ने क्या काम इस बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंदर करके दिखाए थे, अगर करे थे तो भाई बताएं हमको। हम सूचना के अधिकार में भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम विधायक नीति की भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जो स्टेट सेक्टर में काम हो रखे हैं, क्या उन जानकारी को नहीं देखेंगे? आज गरुड़ चौखटिया मोटर मार्ग बन गई, गरुड़ से जो कंधार रोलियाना होते हुए जो छतानी मचकोट से आपकी गैरसैंण की मोटर मार्ग थी, क्या वो सड़क बन गई? तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी देहरादून से। ये बड़ी खबर है, कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, चमोली, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट है और मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 28 से 31 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिजली कड़कने की भी इसमें संभावना है, मूसलाधार बारिश होने के भी आसार हैं। तो यह खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो बारिश आफत बनकर बरस रही है। आलम यह है कि पहाड़ों में भूस्खलन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं। मैदानी क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या जल भराव की बनी हुई है और जहां पर राफ्टें हैं वहां पर सबसे ज्यादा लोगों को डर सता रहा है, क्योंकि इन्हीं रास्तों से होकर लोग आगे का सफर तय करते हैं और ये शॉर्टकट रास्ते जहां से लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहाड़ों में स्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। आलम यह है कि पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर, मलबा सड़क पर गिर रहा है। हालांकि युद्धस्तर पर उसको हटाने का काम भी जारी है जैसे ही मौसम साफ होता है। लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं, काफी नुकसान हो चुका है और आगे भी मौसम कुछ इसी तरीके से बना रहेगा, इसको लेकर भी संभावना यह जताई गई है। और चमोली से एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। ये चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कमेडा वाहनों के लिए यातायात को लेकर यह बड़ी खबर, यातायात उनके लिए खोल दिया गया है। कमेडा में 6 दिन बाद यह रास्ता खुला है। बारिश के कारण सड़कें पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद वाहनों की आवाजाही यहां पर यह शुरू हुई है। तो आपको बता दें कि लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से सड़कें सबसे ज्यादा अवरुद्ध हो रही हैं। बड़े बड़े बोल्डर, पूरा का पूरा पहाड़ दरकता हुआ सड़कों पर आ रहा है। पहाड़ों का मलबा सड़कों पर गिर रहा है, जिसकी वजह से ये मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। हालांकि युद्धस्तर पर इनको खोलने का काम भी जारी है और कड़ी मेहनत के बाद आज ये जो आवाजाही के लिए रास्ता था ये खोल दिया गया है कमेडा वाहनों के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा का पूरा मलबा सड़कों पर आ रहा है। हालांकि युद्धस्तर पर इनको खोलने का काम भी जारी है। प्रशासन ऐसे जगहों पर मौजूद है जहां पर सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। और आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पहाड़ों में भारी बारिश से भूस्खलन की घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। 6 कमरों का रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट पूरी तरह से धराशायी हुआ है। केदारनाथ हाईवे पर बड़ासू के पास यह हादसा हुआ है। लगातार बारिश के चलते मकानों को भी नुकसान पहुंच रहा है, लोगों के रोजगार पर भी इसका असर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 6 कमरों का रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट था जो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं और यहीं से, इन्हीं रास्तों से लोग सफर भी करते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशराज आनंद इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। यशराज, आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है, नुकसान की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि 6 कमरों का जो रिजॉर्ट था वो भी धराशायी हुआ है। फिलहाल धरातल पर, जमीनी स्तर पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और प्रशासन युद्ध स्तर पर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं?
जी बिल्कुल। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले लगातार बारिश के कारण उत्तराखंड की परिदृश्य भौगोलिक परिदृश्य बदल चुके हैं। यहाँ पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन के कारण यहाँ पर कई वाहन जो होते हैं वो या तो नदी में नाले में चपेट में आ जाते हैं, भूस्खलन के कारण पत्थर गिरने से वो नदी में चले जाते हैं, या तो अन्य प्रकार से किसी भी तरीके की वहाँ पे रोड बाधित हो जाती है। वहीं इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हो रहा है नदी के किनारे बसे रिजॉर्ट सब पर। रिजॉर्ट और कुछ होटल ऐसे बसे हुए हैं जहाँ पर लगातार भूस्खलन होने से या बादल पड़ने से इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है कि उसी पर पूरी पानी बरस जाता है और वो रिजॉर्ट भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये घटनाएं लगातार घटित उत्तराखंड में घटित हो रही है, क्योंकि यहाँ लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देहरादून और पहाड़ी क्षेत्रों में, चमोली, बागेश्वर में बारिश काफी ज्यादा संख्या में काफी बारिश होगी, घनघोर बारिश होगी, साथ ही साथ बिजली भी चमकेंगे और बिजली चमकने के साथ साथ ही बादल के गरजने की भी आवाज आएगी। इसी प्रकार से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि बारिश यहाँ पर होगी, इसी कारण से लोग यहाँ पर बाहर ना निकले और जहाँ पर भी वो लोग वहां पर रहे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी लोगों से अपील की थी कि वहां पर जाने वाले लोग, यदि कोई भी व्यक्ति नदी किनारे रह रहे हैं या होटल रिजॉर्ट में नदी किनारे है, तो वो अपने स्थान को छोड़ करके किसी सुरक्षित स्थान में चले जाए। इस प्रकार से लगातार उत्तराखंड में यह रेस्क्यू का यह लगातार बताया भी जा रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी के साथ अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजॉर्ट नदी के किनारे बसे हैं, जो होटल रेस्टोरेंट नदी के किनारे बसे हैं, वो अभी खुल भी रहे हैं और इस कारण से ये घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। जी बिल्कुल यशराज, कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 28 से 31 तारीख तक ये भारी बारिश बताई गई है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों के मकानों पर, दुकानों पर भी खतरा लगातार बना हुआ है। जी संजीव, बिल्कुल लगातार बारिश कर चुकी है। बारिश करीब 1.5 महीने से लगातार हो रही है। एक दिन 2 दिन रुकने के बाद लगातार बारिश हो रही है। वही पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट, अभी तक तीनों अलर्ट उत्तराखंड में जारी हो चुका है। वही चारधाम की यात्रा भी चल रही है। इस चारधाम की यात्रा को देखते हुए लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर शुरू से ही थी, लेकिन अभी जिस प्रकार से भूस्खलन की घटनाएं भी घटित हो रही है, लगातार कुछ रिजॉर्ट, होटल भी नदी में धराशायी हो गए, तो इसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गए। उन्होंने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया है। साथ ही साथ डॉक्टर और चिकित्सक की टीम को भी पहाड़ों पर भेज दिया गया है। उन्होंने लोगों से भी, जनता से भी अपील कर रहे हैं कि वो जहां पर भी अपने सुरक्षित स्थान में ही रहे, वो इधर उधर कहीं ना जाए। और साथ ही साथ रेस्क्यू टीम भी लगातार मौजूद हो रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम, जो रेस्क्यू टीम है, उसे भी लगातार गंगा नदी में उसे भी लगातार उतारा जा रहा है और उसके भी सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है। वहीं पर लाइफ सेफ्टी बोर्ड का लगातार लगाया जा रहा है कि ताकि किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना ना मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहाड़ों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 2 हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया, ताकि यदि कोई व्यक्ति हताहत हो जाते हैं या किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हो जाती है, तो उनको तुरंत रेस्क्यू करके हवाई जहाज के माध्यम से जब मैदानी क्षेत्रों में लाकर उनका सुरक्षित उपचार कराया जा सके। तो इस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपदा कंट्रोल विभाग जाते हैं और वहां से आपदा कंट्रोल विभाग में बात करते हैं और अधिकारियों से बात करने के बाद वो दिशा निर्देश देते हैं। इस प्रकार लगातार उत्तराखंड के अधिकारी ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिन रात इस बाढ़ और इस विभीषिका को देखते हुए परेशान रह रहे हैं और वो हमेशा सतर्क रहते हैं और लोगों को सजग रहने की सलाह भी देते हैं। चाहे अधिकारी गण हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए, सारी व्यवस्था को दुरुस्त करा दिया गया है। जी सचिन। ठीक है, चलिए यशराज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड के धनासू में भारी मलबा गिरने के कारण भारी बारिश से गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा गिरने से सड़कें बाधित हो रही हैं। वहीं यमुनोत्री राजमार्ग डाबरकोट सहित कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण यह बंद हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की है। और बद्रीनाथ धाम को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद इस पर राजनीति अब शुरू हो चुकी है। अब इस पर सीएम धामी का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि वो जिस गठबंधन का हिस्सा है उसके लिए ऐसे बयान देना स्वाभाविक है और उन्हें ऐसा बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि इसके साथ ही सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। देखिए, बद्रीनाथ धाम और ये बद्री स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है,
क्योंकि जो हर चीज को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। और देहरादून में कंजक्टिवाइटिस और दूसरे आंख से जुड़े इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीमारी को रोकने के लिए साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। वहीं सरकारी और निजी हॉस्पिटलों के डॉक्टर्स ने कहा है कि बीमारी शहर के युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रही है और इस पर सीएमएस शिखा का कहना है कि लक्षण 6 या 7 दिन तक रहते हैं, कभी कभी इसकी संख्या बढ़कर 14 दिन भी हो सकती है। अगर कोई भी इससे पीड़ित है तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर से वो सीधा कॉन्टैक्ट करे और अपना इलाज करवाए। और बद्री केदारनाथ धाम में इस साल की यात्रा शुरू होने में अब तक 30,546 वीआईपी और वीवीआईपी महानुभाव ने धाम में दर्शन वो कर चुके हैं। और बद्री केदार मंदिर समिति को इन महानुभाव से 91,63,800 रुपए की आमदनी भी हुई है। और दोनों धामों में वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर अक्सर देखने को मिलती है। बीकेटीसी वीआईपी श्रद्धालुओं को प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराती है और निःशुल्क प्रसाद भी देती है। वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालुओं से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालुओं के नाम पर अनेक व्यवस्थाएं भी यहां पर पैदा होती थी। आने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के मुकाबला करने के लिए बने 26 विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखने का यह मुद्दा अभी यह गर्माता जा रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को देश के संविधान से इंडिया शब्द हटाए जाने की मांग उठाई और सदन में बीजेपी के सदस्य नरेश बंसल ने विशेष उल्लेख के जरिए यह मांग की है। विगत 15 अगस्त को लाल किले से देश के नाम संबोधन में साफ कहा था कि दासता के प्रतीक चिन्हों से देश को मुक्ति दिलाना जरूरी है। पीएम श्री मोदी जी ने अपने भाषण में आज़ादी के अमृत काल के लिए अपने बताए 5 प्रणों में से एक प्रण औपनिवेशिक माइंडसेट से देश को मुक्त कराने का भी जिक्र किया था। विगत 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक कदम उठाए हैं, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने औपनिवेशिक विरासत, औपनिवेशिक प्रतीक चिन्हों को हटाने और उसकी जगह परंपरागत भारतीय मूल्यों और सोच को लागू करने की वकालत की है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। अतः आज़ादी के अमृत काल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए और भारत माता को दासता की इस नाम रूपी बेड़ियों से आजादी दी जाए। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि राज्यसभा में बीजेपी सांसद ने अपनी बात ये रखी है। इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, ये उन्होंने कहा है। विपक्ष पर सीधा सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो इंडिया नाम ये दिया गया है, ये भी उन्होंने कहा कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है। और राज्यसभा में बीजेपी सांसद ने ये मांग उठाई है, इसे संविधान से हटाया जाए, ये भी उन्होंने कहा है। और इंडिया शब्द को लेकर उन्होंने अपनी आपत्ति ये जताई है। तो इंडिया नाम पर यह आपत्ति जताते हुए कहा कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, यह अंग्रेजों का दिया हुआ है, इसे संविधान से हटाया जाना चाहिए। और इसको लेकर आपत्ति उन्होंने जताई। आपको बता दें कि विपक्ष ने भी जो अपना एक अलायंस तैयार किया है, उसको भी इंडिया नाम ये दिया गया है, इंडिया नाम से डिनोट किया गया है, जिस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। और इस इंडिया शब्द को लेकर लगातार इस पर राजनीति गरमाती जा रही है।
और वहीं राजधानी देहरादून में नगर निगम की ओर से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम की एक टीम भी बनाई गई है जो इलाके में प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर लोगों के चालान काट रही है। और इस पर मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि हमारी ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अभियान ये चलाया जा रहा है। इसके साथ ही हम प्लास्टिक के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लगातार नगर निगम का अभियान भी चलता है और लगातार हम भी जनता से अनुरोध करते हैं। हम इसके कपड़े के थैले भी बांटते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। उसके बावजूद भी अभी पॉलीथीन में 100% उसमें प्रतिबंध नहीं लगा है और बाज़ारों में पॉलीथीन जो है अभी भी सब्जी हो या कुछ भी हो तो वहाँ अभी बिक रहा है। लगातार हम चालान करते हैं। पिछले हफ्ते भी जो है हमने मंडी में जाके जो है बड़े बड़े चालान करे हैं और इसके लिए अब एक दोबारा से जो है एक सघन अभियान चलाया जाएगा। लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाएंगे तो इससे जो है लोगों के अंदर जागरूकता आएगी तो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक के जो दुष्परिणाम हैं जानकारी होने के बावजूद भी जो है लोग उसका प्रयोग करते हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्लास्टिक का प्रयोग न करने से हम कई घातक बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।